बच्चों हमने कंप्लीट किया था हमारा काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन दैट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसी के साथ हमारा जो काइनेमेटिक्स का यूनिट था वो खत्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट यूनिट, और आज हम जो डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर वो एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो जो फर्स्ट यूनिट है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट? फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट, ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा जो डिस्कस करेंगे वो क्या होंगी? बेसिक टर्म्स होंगी रिलेटेड टू फिजिक्स जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या है बच्चों? साइंस। साइंस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस के अंदर। हमें क्या बताया गया है साइंस के अंदर कि द नॉलेज, वो नॉलेज जो हम गेन करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो क्या आएगा हमारे पास? नॉलेज which we have gained through experiments and observations। हम कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन होंगी, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हमारा होगा, उससे हमें जो कंक्लूजन मिलेगा वो डेट इज रिलेटेड टू साइंस। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो साइंस है हमारे बच्चों वो मेनली डिवाइड है 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से पार्ट्स हैं मेनली साइंस के अंदर? डेट इज फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं क्या है हमारा? फिजिक्स। सेकेंड है केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। हमने साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अभी आपने पढ़ा भी था कि साइंस के अंदर 3 हम पढ़ते हैं बेसिक जो पार्ट्स हैं साइंस के, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमने 3 कैटेगरीज के अंदर साइंस को डिवाइड किया है। हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़नी है हमें कि फिजिक्स का मतलब क्या है। तो बच्चों जो फिजिक्स है हमारे पास उसका मतलब क्या है? साइंस की ब्रांच। क्योंकि साइंस को हमने डिवाइड किया है इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो जो फिजिक्स है हमारे पास उसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रांच ऑफ साइंस। क्योंकि साइंस की ब्रांच है, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम फिनोमिनास पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हम पढ़ेंगे वो सभी किसके अंडर स्टडी होंगे? हमारे पास फिजिक्स के अंदर स्टडी होंगे। दूसरी जो डेफिनेशन है फिजिक्स की वो आप लोग क्या याद कर सकते हैं? देखेंगे फिजिक्स की क्या डेफिनेशन है? फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। नेचर और नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिनाज हैं उनसे जो डील करेगा दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, उसको हम फिजिक्स बोलेंगे। अब आप लोगों ने इतना तो पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किया है, ये सभी ब्रांच ऑफ साइंस है हमारे पास तीनों। अब जो फिजिक्स है बच्चों उसको हमने फिर से कैटेगराइज करा हुआ है। किस किस के अंदर हमने कैटेगराइज करा फिजिक्स को? फर्स्ट जो पार्ट होता है फिजिक्स का दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, और सेकंड जो होता है दैट इज
क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो दोनों क्या है, आप किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है देखेंगे सभी। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है बच्चों, वो डील करती है किन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ जो किस साइज के हों, मैक्रोस्कोपिक साइज के हों। तो क्लासिकल फिजिक्स किसके लिए है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और उनसे रिलेटेड जो फिनोमिनाज होंगे उनको हम स्टडी करते हैं किसके लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। मैक्रो का मतलब क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज मेजरेबल हो या क्या हो, बड़ा साइज हो, तो दैट आर स्टडीड अंडर क्लासिकल मैकेनिक्स। अब बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स की। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स ने मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनास को तो एक्सप्लेन किया, लेकिन जब बात आई हमारे पास छोटे साइज के पार्टिकल्स की, डेट इज माइक्रो ऑब्जेक्ट्स की बात आई, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी बच्चों वो फेल हो गई थी हमारे पास। तो उसके लिए हमने एक नई फिजिक्स इंट्रोड्यूस की, डेट इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट किसके लिए आया है हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। आप लोगों को पता होना चाहिए मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स और जिनका साइज मेजरेबल हो। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्योंकि क्लासिकल फेल हो गई थी छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो नया जो मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस किया हमने, डेट इज क्वांटम मैकेनिक्स फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है जो आप लोग स्टडी करेंगे 11th और 12th के अंदर हमारे क्लासेस के अंदर, तो क्लासिकल मैकेनिक्स को भी बच्चों हमने फिर से डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से डिवाइड कर रखा है पार्ट्स के अंदर, मेन क्या है आपका, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जो एग्जाम्पल्स हैं किसके, क्लासिकल मैकेनिक्स के, जो हम पढ़ेंगे हमारी क्लासेस के अंदर। सबसे पहली जो ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स की, वो क्या है बच्चों, हमारे पास मैकेनिक्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या है। तो देखेंगे सभी, मैकेनिक्स क्या होती है, ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की ही ब्रांच है, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मोशन को। मैकेनिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। या तो क्या होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करेंगे या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन स्टडी करेंगे, और उनको स्टडी करेंगे किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स क्या है बच्चों, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किन्हीं पार्टिकल का मोशन स्टडी करेंगे या फिर क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन स्टडी करेंगे, दैट इज अंडर मैकेनिक्स। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, थर्मो। देखो नेम से ही पता चल रहा है, थर्मो। थर्मो का मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज हीट। और जो थर्मोडायनामिक्स है हमारे पास, वो लगती है बच्चों किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, गैसियस सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है हमारे पास, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, गैसियस सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। टेम्परेचर के साथ अलग अलग पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, लाइक इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी वगैरह, ये जो सभी टर्म्स हैं हम थर्मोडायनामिक्स हमारे 8th यूनिट है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को मेन अभी क्या याद रखना है, गैसियस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं दे आर टेकन अंडर थर्मोडायनामिक्स। मैकेनिक्स के अंदर तो क्या था, मोशन ऑफ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। थर्मोडायनामिक्स क्या है, गैसियस सिस्टम्स के साथ जो डील करेगी और उनकी वेरिएशन अलग अलग पैरामीटर की विद हीट और टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। अब बात आती है हमारे पास ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स क्या है बच्चों, लाइट और लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनास होंगे दैट आर स्टडीड अंडर ऑप्टिक्स। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर ह्यूमन आई पढ़ा था, लाइट पढ़ा था, तो वो किसका पार्ट होते हैं हमारे पास, ऑप्टिक्स का ही पार्ट होते हैं।
अब लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो किसके ऊपर स्टडी करते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, चार्जेस के ऊपर स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम मैग्नेट के पोल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। बोथ आर टेकन अंडर इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये जो हमने डिस्कस किया है ये क्या है बच्चों, कुछ बेसिक टर्म्स या फिजिक्स क्या है हमारे पास। फिजिक्स को फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है आप लोगों को पता चल गया है। क्या है मेन पार्ट, क्लासिकल एंड क्वांटम। क्लासिकल किसके लिए थी, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, वेयरएज क्वांटम मैकेनिक्स किसके लिए थी, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्लासिकल को फिर से हमने कैटेगराइज किया है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, दैट आर मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये देख लीजिए आप लोग एक बार। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों क्या है हमारा, देखेंगे सभी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमें पढ़ना है फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए बच्चों। एक तो होता है हमारे पास टर्म फंडामेंटल, दूसरा होता है बच्चों डिराइव्ड। दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे सभी क्या होता है। फंडामेंटल जो टर्म है हमारे पास उसका मतलब क्या होता है, बेसिक। और डिराइव्ड क्या होता है हमारे पास, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल और बेसिक। तो फंडामेंटल अब हम पढ़ रहे हैं फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, बेसिक जो फोर्सेस है हमारे पास नेचर के अंदर वो कौन कौन से हैं। दूसरी जो टाइप होती है बच्चों वो है डिराइव्ड फोर्सेस। क्योंकि जो फोर्स हमने फंडामेंटल फोर्सेस से डिराइव किए हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टडी करेंगे यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस। तो जो फर्स्ट फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने ये जो है हमारे पास टर्म पढ़ी थी रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसमें आप लोगों को ध्यान होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंसेप्ट हमें दिया था बच्चों वो किसने दिया था, हमें न्यूटन ने दिया था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो हमेशा किसके बीच में लगेंगे, दो मास के बीच में लगेंगे। कंडीशन थी कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, दे शुड बी मैसिव ऑब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब उनका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में जो हमने स्टडी करा था बच्चों वो हमने कैसे स्टडी करा था, बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंसेप्ट दिया था हमें न्यूटन ने एक्सप्लेन किया ग्रेविटेशनल फोर्सेस को बाय यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कैसे एक्सप्लेन किया था हमें न्यूटन ने कि अगर हमारे पास सपोज करो यूनिवर्स के अंदर दो मासेस हैं बच्चों m1
और दूसरा क्या है मास m2। सपोज करो दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, दोनों मासेस के बीच की सेपरेशन स्मॉल r। तो न्यूटन ने हमें क्या बोला, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है जो अर्थ के ऊपर लग रहे हैं किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है बच्चों, अट्रैक्टिव नेचर होता है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो लगेंगे किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट आर अट्रैक्टिव इन नेचर। तो न्यूटन ने हमें क्या बोला कि सपोज करो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है m1 एंड m2, जिनके बीच का सेपरेशन हमें गिवन है कितना है हमारे पास r। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी के बीच में, यहाँ पे हमने कितने ऑब्जेक्ट लिए हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज F is directly proportional to product of the masses। जो masses हमें given है m1 और m2 दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस कितना है r, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, r स्क्वायर। सपोज कर रहे हैं ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी क्या है इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद देखेंगे हमें क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी को हम किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल लॉ के अंदर कांस्टेंट हम लेते हैं बच्चों वो क्या होता है हमारे पास, कैपिटल G। क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, वेयर जो कांस्टेंट है हमारा G दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसके आगे जो वर्ड हम लगा रहे हैं दैट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों लगाया हमने, क्योंकि अर्थ के अंदर हम कहीं भी चले जाएं अर्थ के ऊपर जो वैल्यू है हमारी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के कांस्टेंट की दैट विल बी फिक्स और कांस्टेंट। तो हमें g की वैल्यू निकालनी है, तो g का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, यहाँ से f क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आएगा, इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। अब g की यूनिट यहाँ से कितनी आएगी देखेंगे सभी। फोर्स का मतलब क्या है, यूनिट न्यूटन। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो जब हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब जो ये कांस्टेंट है दैट इज कैपिटल G दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। और वो जो वैल्यू है कितनी होती है बच्चों, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट हमने निकाल ली है क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके अलावा जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। नेचर के अंदर बच्चों सबसे वीक फोर्सेस होते हैं कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। उसके अलावा जैसे जैसे हमारे पास क्या होता जाएगा, ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मैसिव होता जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा मास बढ़ता जाएगा दो ऑब्जेक्ट का, फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मासेस के प्रोडक्ट के। तो मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा। तो क्या याद रखना है आपको यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंसेप्ट न्यूटन ने दिया था।
नेचर के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं। नेचर कैसा है उनका, अट्रैक्टिव नेचर होता है। और कैसे काउंट किया था हमने, फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज F इज इक्वल टू G m1m2 बाय r स्क्वायर। ये तो था हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इन नेचर। सेकेंड जो टाइप है बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस की, देखेंगे सभी क्या है हमारे पास। सेकेंड टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रो का मतलब हमने पढ़ा हुआ है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, दैट इज रिलेटेड टू अ मैग्नेट। तो उन दोनों से रिलेटेड जो भी फोर्स होंगे बिटवीन चार्जेस और बिटवीन द मैग्नेट्स, उनको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर। अब आप लोगों को सपोज करो काउंट करना है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, दैट इज बिटवीन टू चार्जेस, और मैग्नेटिक फोर्स को। तो आप लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर, ध्यान होगा आप लोग ये सभी को। एक टॉपिक पढ़ा था आप लोगों ने, कूलम्ब्स लॉ का टॉपिक। तो जो कूलम्ब्स लॉ था हमारे पास वो हमने स्टडी किया था किसके लिए, टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। आप लोगों को ध्यान होगा। सिमिलरली मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स होगा दैट इज कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ तो बच्चों जो है आप लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, उसको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, जो कि हमें दिया था किसने, कूलम्ब्स लॉ ने, और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। तो कूलम्ब्स लॉ ने हमें फोर्स दिया था किसके बीच में, बिटवीन टू चार्जेस। एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब दो चार्जेस के बीच का फोर्स है। चार्ज की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी कि चार्ज कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था वो हमेशा कैसा था, अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन जो बच्चों जो फोर्स होगा दो चार्ज के बीच में, दैट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो दो चार्ज के बीच में फोर्स होगा हमेशा वो कितनी टाइप का होगा, दो टाइप का। फर्स्ट टाइप कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, दूसरा कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। डिपेंड करेगा चार्जेस के नेचर पे और चार्जेस की पोलैरिटी पे कि लाइक है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ ने हमें क्या दिया था बच्चों की, अगर हमारे पास अब मास की जगह क्या आ जाएगा, चार्ज। चार्ज का सिंबल हमने क्या पढ़ा था, Q। सपोज करो दो चार्ज है, पहला है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, R। दोनों को हमने रखा हुआ है फ्री स्पेस के अंदर। तो अब क्योंकि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, तो कूलम्ब्स लॉ ने हमें क्या स्टेटमेंट दिया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसके बीच में, बिटवीन two charges is directly proportional to product of charges। जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में, आदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, that is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये आ गया हमारे पास। अब फिर से जब हम दोनों इक्वेशन को बच्चों कंबाइन करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी है, फिर से किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे
तो कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बच्चों, वो क्या है हमारे पास, कैपिटल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ है जो हमारे पास, इसको इसके अंदर ये जो कांस्टेंट है बेटा के, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है ये। अब के की अगर यूनिट आपको निकालनी हो यहाँ से तो कैसे निकालोगे, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस है मीटर यूनिट होगी, डिस्टेंस का स्क्वायर है क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट बताएंगे सभी क्या होती है, यस कूलम। कूलम इंटू कूलम क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो जो के है इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट क्या है जो हमने निकाली है, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा सेकेंड टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन नेचर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब थर्ड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं हम। थर्ड और फोर्थ को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, कंपेयर भी हो जाएगा दोनों का। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर के अंदर। 2 हम लोग स्टडी कर चुके हैं, मासेस के बीच में फोर्स कैसा था, ग्रेविटेशनल। चार्ज के बीच में कैसा था हमारे पास, कूलम्ब्स लॉ से हमने निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखेंगे कि जो थर्ड टाइप है बच्चों, वो कौन सी है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। उसके अलावा फोर्थ टाइप भी मैं यही डिस्कस कर रही हूँ, क्या है हमारे पास फोर्थ टाइप, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जो 2 टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से क्या है, एक तो क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरी क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। दोनों के अंदर मेन डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो कॉमन क्या है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स क्या है दोनों के अंदर, कॉमन। अब न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है, जो फोर्स न्यूक्लियस के ऊपर लगे या न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब उसको हमने क्यों डिवाइड किया बिटवीन स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। तो जो स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, इसका मतलब देखेंगे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा जो न्यूक्लियस है बच्चों, आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर वो फोर्स जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाउंड करके रखते हैं एक साथ, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उन फोर्स को बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है, वो फोर्स जो न्यूक्लियस के ऊपर लग रहे हैं, और कैसे लग रहे हैं कि वो बाउंड करके रखे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बात आती है वीक की। अभी तक तो हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन बच्चों इसके अलावा भी न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उन स्मॉल पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स अपने आप फॉर्म हो रहे हैं, डीफॉर्म भी हो रहे हैं, तो जो उनकी लाइफ टाइम है बच्चों वो क्या होती है, शॉर्ट लाइफ टाइम होता है। तो ऐसे फोर्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, जिनका लाइफ टाइम शॉर्ट है,
उनको बाउंड करके रखता है इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री पार्टिकल, क्योंकि हमें तो यही पता है कि अभी तक न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन, इसके अलावा प्रोटॉन। तो बच्चों जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उसके एग्जाम्पल देखेंगे क्या है हमारे पास, बोसोन्स, पायोन्स, मेसॉन्स, ये जो एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के, जो न्यूक्लियस के अंदर लगातार बनते रहते हैं और डिफॉर्म होते रहते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ टाइम क्या है, शॉर्ट। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, जो होल्ड करके रखेगा इनको न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज स्टडीड अंडर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये जो हमने पढ़े बच्चों नेचर के अंदर के, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जो सबसे वीक जो सबसे वीक फोर्स है इन चारों में से, वो कौन से फोर्स है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्सेस सबसे क्या है, वीक फोर्सेस हैं। उसके अलावा उसके बाद कौन आता है हमारे पास, लेस देन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस which is less than electromagnetic forces। और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर, वो कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो चारों का ऑर्डर आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे वीक फोर्स नेचर के अंदर कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन। लॉ का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, कंजर्वेशन का मतलब पता होना चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कब कहेंगे कि वो कंजर्व है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों whose value remains कांस्टेंट, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, इज कंजर्व्ड। वो क्या रहेगी हमारे पास, कंजर्व्ड रहेगी। तो ऐसी चीज जो कांस्टेंट रहे, दैट इज कॉल्ड कंजर्व। अब फिजिक्स के अंदर लॉज ऑफ कंजर्वेशन के अंदर हम कौन कौन से लॉज पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहला जो लॉ है हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसका क्या मतलब था, फॉर एग्जाम्पल हाइट की वजह से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट फॉल होगा हमारे पास तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी उसके पास, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यही हमने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर कि हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड क्या है बच्चों हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आप लोग पढ़ चुके हैं।
इसने हमें क्या बताया था कि चार्ज को भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज को हम, एनर्जी को तो हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चार्जिंग बाय रबिंग। दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग चार्ज कर रहे थे तो चार्ज क्या था, हमारे पास ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, हमारे पास कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन एक बॉडी से ट्रांसफर करवा सकते हैं दूसरी बॉडी के अंदर। थर्ड जो लॉ है बच्चों क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आप लोगों को पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम, वैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, हमारे पास वो क्वांटिटी जो हमें क्या बताती है, कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है अलोंग दिस लाइन, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर कितना है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, की किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो दो डेफिनेशन थी हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम एंड दैट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, किसकी रहेगी, p की। तो हमें क्या प्रूव करना है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर न्यूटन का लॉ, सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया था बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ टाइम के साथ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये हमें किसने बताया था, न्यूटन के सेकंड लॉ ने। अब हमें प्रूव करना है p कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ने हमें क्या बोला बच्चों, अगर टोटल फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो जीरो होगा, तो हमें ये गिवन है कि फोर्स कितना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जीरो, तो p क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, इफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है बच्चों फोर्स जीरो है, फोर्स अगर जीरो है तो सॉरी यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt है, गिवन है हमें फोर्स है जीरो, तो जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था चेंज इन मोमेंटम विद चेंज इन टाइम इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब मोमेंटम का चेंज जीरो आ रहा है तो मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ टाइम के साथ, चेंज अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंशिएशन जीरो किसका होता है, कांस्टेंट का ही होता है, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो। अब जो लास्ट लॉ है हम पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ लॉ क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तो था लीनियर मोमेंटम, फोर्थ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा
तो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा डेट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जब रोटेट करेगा किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा रोटेशन के अंदर डेट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है हमारे पास कैपिटल एल, जैसा लीनियर मोमेंटम का था पी। एंगुलर का रोटेशन की वजह से क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। सिंबल क्या है हमारे पास एल। अब लीनियर में जब था ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन के अंदर, तो हम जो फोर्स लगाते हैं उसको हम फोर्स बोलते हैं। लेकिन बच्चों रोटेशन के अंदर लाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम फोर्स लगाते हैं ना, उस फोर्स को फोर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क का सिंबल क्या होता है, टो, और डेफिनेशन क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को टर्न कर रहा है और किसके अंदर ला रहा है, रोटेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ने तो देखो क्या बोला था, फोर्स अगर जीरो होगा तो P क्या होगा, कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ने क्या एंगुलर मोमेंटम ने क्या बोला, फोर्स अब कौन बन गया, टॉर्क, कि अगर टॉर्क जीरो होगा तो L क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये किसने बोला बच्चों, हमें एंगुलर मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ने। अब जैसे वहां पे क्या था, न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू dp/dt, ये हमने पढ़ा था। अब फोर्स यहाँ पे क्या बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू डी, P कौन बन गया, L। तो न्यूटन का सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन क्या होता है, टो इज इक्वल टू dl/dt। अब गिवन क्या है हमें, टॉर्क क्या है हमारे पास, जीरो, तो dl/dt किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। डिफरेंशिएशन जीरो किसका होता है, कांस्टेंट का, इसका मतलब L क्या है, कांस्टेंट और कंजर्व, ये आ गया हमारे पास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आप लोगों को सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए, इसको और डिटेल स्टडी हम करेंगे 5th यूनिट के अंदर, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन। तो क्या है हमारे पास, क्या याद रखेंगे, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल एल। फोर्स जो होगा रोटेशनल मोशन के अंदर उसको हम बोलते हैं टॉर्क, और अगर टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और सिस्टम इज जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा हमारे पास, कंजर्व रहेगा।